ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अफसर, कर्मचारी, बैंकर्स, जजेस, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट्स जो कि सब यहाँ आए हुए हैं, और मंच पे बैठे हुए सभी जनमान्यगण, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे अहम मुद्दे पर आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने ये गोष्ठी ऑर्गेनाइज करी। कई साल से एक्चुअली सबसे पहले तो HD शोरी साहब, जिन्होंने कॉमन कॉज संस्था बनाई थी, उन्हें 90 के दशक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी, जिसको मैं कॉमन कॉज के तरफ से, जिसकी पैरवी मैं कर रहा था। उसमें उस समय भी समस्या काफ़ी गंभीर थी, और जब इसकी सुनवाई हुई करीब 2005, 6, 7 के बीच में, मुझसे बोला भी गया कि आप अपने सजेशंस दीजिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उस समय सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, ये समस्या पूरी कंट्रोल में है, कोर्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने नए नॉर्म्स बनाए हैं। एक फायदा उससे ये हुआ कि विलफुल डिफॉल्टर्स की बात रिजर्व बैंक ले आया उसी केस के दौरान, उसी केस के वजह से, और उसमें ये लिख दिया कि जिनको विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित किया जाएगा उनको आगे से लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना फैसला 2008, 9, 10, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, करीब 7-8 साल पहले दे दिया, और उसमें कह दिया कि भाई रिजर्व बैंक देख रहा है, सरकार देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस समय सरकार ने ये दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये प्रॉब्लम तो अब सब हमने कंट्रोल कर ली है, बहुत कम हो गई है, NPAs की प्रॉब्लम, बैड डेट्स, बैड लोन्स की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ साल में हम लोग देखते रहे कि एक के बाद एक खबरें आती रहीं कि भाई बड़े बड़े उद्योग घरानों ने बहुत सारे लोन ले लिए हैं, डिफॉल्ट भी कर दिए हैं, यानी कि कुछ कुछ के तो 30-30, 40-40, 50-50 हजार करोड़ के लोन्स हैं एक एक ग्रुप के, जिसमें काफी सारे डिफॉल्ट्स भी हो चुके हैं। और इसके भी आंकड़े धीरे धीरे बाहर आने लगे कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कई लाख करोड़ के हो गए। जो बैड लोन्स हुए उस पर 4 लाख करोड़ की तो उन्होंने डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, जिसको कि NPA की लिस्ट से हटा दिया गया और उसको CDR की लिस्ट में डाल दिया गया, स्ट्रेस्ड एसेट्स की लिस्ट में वो फिर भी रहे। और आखिर में ये विजय माल्या का जब सवाल सामने आया, जिसके लिए वो इसलिए इतना जोर की पब्लिक में और मीडिया में आया क्योंकि विजय माल्या एक तरफ तो बहुत ही एक्सट्रावेगेंट पर्सनल लाइफस्टाइल उनकी, जगह जगह करोड़ों रुपया, एक एक पार्टी पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे थे, हवाई जहाज खरीद रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए, यॉट खरीद रहे थे, विदेशों में अपार्टमेंट्स खरीद रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी कंपनियां जिन्होंने हजारों करोड़ के लोन लिए हुए थे वो बीमार होती जा रही थी। जब ये सब चीजें आने लगी तो हम लोगों ने स्वराज अभियान, विजय माल्या तब तक नहीं आया था, उससे पहले ही करीब 6 महीने पहले स्वराज अभियान की तरफ से हम लोगों ने
ये तय किया कि भाई इस समस्या का अब फिर से अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो यही सब बात निकल कर आई कि इस समय 7 लाख करोड़ से ज्यादा स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जिसमें से 4 लाख करोड़ का, यानी कि जो लोन के डिफॉल्ट्स हो चुके हैं वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। देखिए, इसका कोई ठोस आंकड़ा आज भी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, और उसका कारण यह है कि बैंक्स तरह तरह से विंडो ड्रेसिंग कर करके बैड डेट्स को रिस्ट्रक्चर करके एनपीए को दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, और इसीलिए उसी का कारण यह है, मतलब हर तरह से विंडो ड्रेसिंग करके आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करी जाती है। उसका नतीजा यह निकला कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने रिजर्व बैंक से पूछा कि भाई बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, कितना रुपया राइट ऑफ करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से एक आंकड़ा आया 1,14,000 करोड़, और उसमें अलग अलग बैंक्स के अलग अलग आंकड़े आए कि इस बैंक का इतना, इस बैंक का इतना, इस बैंक का इतना। उसके बाद उन बैंकों से पूछा गया कि भाई आप कितने लाख, कितने करोड़ का बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल फर्क आंकड़े आए, बिल्कुल फर्क आंकड़े, यानी थोड़ा बहुत फर्क नहीं कि जैसे रिजर्व बैंक कह रहा है 16,000 करोड़ तो बैंक कह रहा है 3,000 करोड़। रिजर्व बैंक कह रहा है 3,000 करोड़ तो बैंक कह रहा है 16,000 करोड़। यानी इस तरह के फर्क आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए। ये दर्शाता है कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए हों जिसकी रिपोर्ट यहां पर हैं, चाहे वो कहीं और दिए गए हों, हम ये आज मानकर नहीं चल सकते कि ये सही आंकड़े हैं। इसमें बहुत हेरा फेरी है, और जब तक इसका कोई इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक ऑडिट बैंक बाय बैंक का नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या का क्या रूप है, कितनी बड़ी समस्या है, वो भी, ये तो ठीक है कि बहुत बड़ी समस्या है, बट एग्जैक्ट उसके क्या कॉन्टूर्स हैं हमको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हर बैंक का एक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेटिव फोरेंसिक ऑडिट नहीं किया जाता। तो जब स्वराज अभियान की तरफ से हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हम लोग इस समस्या को समझने की कोशिश करें, तब ये समझ में आया कि भाई समस्या बहुत बढ़ चुकी है। और बढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज निकाले, उसमें 7-8 केस स्टडीज, बड़े बड़े केस स्टडीज, हजारों करोड़ के जहां लोन्स थे इन्वॉल्व, और उसमें कई चीजें निकल कर आई। एक तो ये बात निकल कर आई कि बहुत सारे जो बैड डेट्स थे उसको रिस्ट्रक्चर करके उसको एनपीए की कैटेगरी से हटा दिया गया, 4 लाख करोड़ के करीब। और रिस्ट्रक्चर जो है उसकी एक इन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है जिसको 5/25 स्कीम कहते हैं, कि यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं 5 बार 5-5 साल के लिए अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, यानी 25 साल उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। और उसमें हर बार जब रिस्ट्रक्चर किया जाता है तो काफी सारा इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया जाता है, कभी कभी पूरा इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दिया जाता है, कभी कभी उनको और पैसा दे दिया जाता है, और उस हिसाब से रिस्ट्रक्चर किया जाता है। और एक बार रिस्ट्रक्चर हो गया तो उसको एनपीए की कैटेगरी से हटाकर स्ट्रेस्ड एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा, थैंक यू, ये बात निकल कर आई कि बहुत सारे विलफुल डिफॉल्टर्स को भी फिर से लोन दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने ये रूल बना दिया 2006 के करीब 5-6 में बना दिया था कि विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है कि जो आदमी पैसा देने की हैसियत में हो फिर भी पैसा वापस ना कर रहा हो,
या जिसने पैसा जो रुपया दिया गया, जैसे विजय माल्या ने किया कि कंपनी की तरफ से लोन लिया और फिर कंपनी से तरह तरह के फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस करके वो रुपया जो है कंपनी से साइफन आउट करके, उसके तरीके बड़े सिंपल होते हैं। अभी हम लोगों ने उसमें देखा कि ये जो पावर परचेज कंपनी, पावर बिजली बनाने की जो कंपनियां हैं, ये जो कोल इंपोर्ट कर रही हैं, कोयला बहुत सारी कंपनियां आप इंपोर्ट कर रही हैं इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से वगैरह वगैरह, और कईयों के अपनी माइंस हैं, कोयले की माइंस हैं इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अपनी माइन होते हुए भी जो इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली नहीं करते, बीच में 6 कंपनियां अलग अलग टैक्स हेवन में, कोई केमन आइलैंड में, कोई मॉरिशस में, कोई ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में बनाकर और उन कंपनियों के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। वहां जो उनकी कंपनी है वो कोयला बेच रही है मान लीजिए 1 रुपए किलो, और यहां पर ये लोग खरीद रहे हैं 3 रुपए किलो, और बीच का पैसा जो 2 रुपए किलो है वो सारा अपनी ही कंपनियां जो इन्होंने टैक्स हेवंस में बना रखी हैं उसमें साइफर डाइवर्ट करके और फिर इनके अपने अकाउंट में, इन उद्योगपतियों के अपने अकाउंट में चला जाता है। जो अध्ययन किया गया उससे ये पता लगा कि पिछले 2 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कोयला जो इंपोर्ट हुआ है उसका ओवर इनवॉइसिंग हुई है, यानी कि ओवर इनवॉइसिंग का अमाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसका परंजय गुहा ठाकुरदा ने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक बहुत डिटेल्ड, जो उसके एडिटर हैं उन्होंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया। तो इस तरह से कंपनी ने तो लोन ले लिया कि हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, पावर जनरेट करेंगे, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया। अब उस लोन को डाइवर्ट कर दिया गया अपने टैक्स हेवंस में कंपनीज के ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग के द्वारा। तो इसको भी विलफुल डिफॉल्ट माना गया है। अगर आप पैसा जो आपने लोन लिया है उसको डाइवर्ट कर दें, साइफन आउट कर लें, ये सब विलफुल डिफॉल्ट है। और विलफुल डिफॉल्टर्स को रिजर्व बैंक के रूल के हिसाब से कोई आगे लोन नहीं मिल सकता। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके और उन प्रमोटर्स की दूसरी कंपनियों को भी कायदे से नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि विलफुल डिफॉल्टर्स को भी लोन दिए जा रहे थे। विजय माल्या का ही एक केस था, भूषण स्टील का केस था। भूषण स्टील में तो उनके ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा गया, एक बैंक के ऑफिसर को घूस देते हुए लोन लेने के लिए। उसको भी फिर से लोन दिया जा रहा है उस कंपनी को, और उसका आज 20,000 करोड़ से ज्यादा बैड डेट हो चुका है उस कंपनी का, भूषण स्टील का। तो उस समय हम लोगों ने जब स्वराज अभियान का ये सारी स्टडी करी तो हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस करी, और हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर को और प्रधानमंत्री को, दोनों को चिट्ठियां लिखी कि देखिए ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और अगर आप इस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक व्हाइट पेपर इस पर निकालिए, इस पूरी बैड डेट, बैड लोन्स, अनपेड लोन्स, रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स, लोन्स रिटन ऑफ, लोन्स जिसमें वन टाइम सेटलमेंट कर दिया। एक नया तरीका नहीं, बहुत दिन से चल रहा है। एक तरीका ये निकाला है इन लोगों ने कि भाई वन टाइम सेटलमेंट कर लो, उस कंपनी का बकाया अमाउंट 1000 करोड़ है, 200 करोड़ में सेटल कर लो। वन टाइम सेटलमेंट हो गया, 200 करोड़ ले लिया और खत्म, और वो आपके बुक से हट गया, एनपीएस केस से हट गया, सबसे हट गया। दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को उसके एसेट्स बेच दो। अब कई जगह हम लोगों ने ये देखा कि लोन का बकाया अमाउंट 1000 करोड़
उस कंपनी के एसेट्स आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 200 करोड़ में बेच दिए, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने वही एसेट्स उसी आदमी को वापस 50 करोड़ में बेच दिए। यानी कि 1000 करोड़ का जो लोन था वो देने के बजाय उसने 50 करोड़ देकर और वही एसेट्स वापस हासिल कर लिए। तो हमने बोला कि एक तो व्हाइट पेपर आप इस पर इशू करिए, दूसरी बात जो इस तरह के ग्रॉस केसेस हैं जो हमने 7-8 केसेस बताए, और इस तरह के और केसेस जहां विलफुल डिफॉल्टर्स को लोन फिर से दिए गए हैं, उसमें तो कम से कम प्रॉपर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जिससे कि जिन लोगों ने इस तरह के लोन्स दिए, अब मालिया के एक केस में हो रहा है जो कि आईडीबीआई ने दिया था ना शायद आखिर में, आईडीबीआई के केस में एक केस में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने बोला कि देखिए एक प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि बैंक्स जो हैं, जब कोई लोन का प्रपोजल आता है तो उसका जो इवैल्यूएशन करते हैं वो ठीक से नहीं करते। यानी कि उसका पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए दोनों चीज का। एक तो ये कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन मांगा जा रहा है उस प्रोजेक्ट का क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, ये जो दिल्ली से एयरपोर्ट के लिए, कनॉट प्लेस से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए एक मेट्रो लाइन, अलग से एयरपोर्ट मेट्रो लाइन बननी थी, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस कंपनी को दिया गया था, ये अनिल अंबानी वाली रिलायंस कंपनी। उसने अपना जब लोन मांगा तो उसमें ये लिख दिया कि भाई हम लोग हर रोज 2 लाख लोगों को, पैसेंजर्स को आगे पीछे ले जाएंगे और हमारा इतना प्रॉफिट होगा। अगर कोई उस समय ये भी देखता कि भाई ट्रैफिक कितना है एयरपोर्ट का, कितने लोग जा सकते हैं मैक्सिमम, कितने लोग उस मेट्रो लाइन से जाएंगे, कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन किया होता तो साफ पता लग जाता कि बिल्कुल झूठे आंकड़े दिए गए हैं। और यही हुआ, उनको लोन दे दिया गया, डिफॉल्ट कर गए, प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया, और उसके बाद उन्हीं के जो वकील थे वही अटॉर्नी जनरल बन गए, और अटॉर्नी जनरल ने उनको बोला कि भाई इनको मुआवजा दे दिया जाए, इनको एग्जिट करने दे दिया जाए। इस तरह के लोग आजकल अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। तो हमने बोला कि कोई एक क्रेडिबल आप अथॉरिटी बनाइए जो उसका क्रेडिट अप्रेजल करे, प्रोजेक्ट का भी और प्रमोटर्स का भी। क्योंकि आज एक दूसरा प्रॉब्लम हो रही है कि लोग, एक बैंक से लोन नहीं मिलता तो दूसरे बैंक में चले जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में, दूसरे बैंक से नहीं मिलता तो तीसरे बैंक में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं कि बैंक शॉपिंग, फोरम शॉपिंग वगैरह। और कोई ना कोई बैंक ऐसा पकड़ में आ जाता है जो कि कहता है ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, उसका कोई प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल नहीं किया जाता, घूस लेकर तैयार हो जाता है, या कभी कभी बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से तैयार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये बोला कि आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाइए जो कि हर जो बड़ा अमाउंट आता है, यानी कि लेट्स से कोई कंपनी अगर 50 करोड़ से ज्यादा लोन मांग रही है तो उसका तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसका अप्रेजल करे, और वही अथॉरिटी जो भी अप्रेजल करे अगर वो कहती है कि ये लोन देने लायक नहीं है तो फिर वो कोई दूसरे बैंक में नहीं जा सकते, एक ही जगह वो बात खत्म हो जाए कि भाई इनको लोन नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, और ये बहुत ही अहम बात है, कि जो अप्रेजल किया जाता है वो पूरा पारदर्शी होना चाहिए, जनता को पता लगे कि आपने अप्रेजल कैसे किया है। तभी लोग ये कह पाएंगे कि भाई ये तो आपने बिल्कुल बोगस। अगर अनिल अंबानी की कंपनी का कोई अप्रेजल देख लेता, उस समय जनता देख लेती, कोई भी जानकार जना देख लेता, तो बोलता कि क्या मनगढ़ंत फिगर्स कि 2 लाख लोग रोज ट्रैवल करेंगे।
बिल्कुल बोगस फिगर्स के आधार पर आप लोन मांग रहे हैं। तो पारदर्शिता। दूसरा, हम लोगों ने यह भी बोला था कि भाई पहले तो इसको सार्वजनिक करिए कि किसके कितने लोन्स हैं, किसका डिफॉल्ट हुआ, किसका रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, किसका राइट ऑफ कर दिया गया, किसका आपने वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, किसका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। इसको पूरा सार्वजनिक करिए। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा यह हो गया है कि कोई बैंक और रिजर्व बैंक ये सब फैक्ट्स को सार्वजनिक करने के लिए नहीं तैयार है। रिजर्व बैंक से आरटीआई में पूछा गया कि 100 जो सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं बैंक के, उनका लिस्ट दीजिए। रिजर्व बैंक कहता है कि हम नहीं दे सकते क्योंकि ये तो उनके प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा और इससे तो पब्लिक कॉन्फिडेंस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में शेक हो जाएगा। उनसे ये पूछा कि भाई जो लोग जिन बैंक्स के खिलाफ रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाई है फॉर वायलेटिंग बैंकिंग नॉर्म्स एटसेट्रा, उसकी लिस्ट दे दीजिए। कहते नहीं, ये भी नहीं दे सकते, ये तो कॉन्फिडेंशियल है हमारे और बैंक के बीच में। उनसे ये पूछा गया कि भाई ये जो एक फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव स्कैम हुआ था, इसमें किन लोगों को आपने गिल्टी पाया, किन लोगों के खिलाफ पेनल्टी लगाई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी लिस्ट दे दीजिए। कहते हैं ये भी नहीं दे सकते। आखिर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनसे बोला कि भाई ये सारी लिस्ट आप सार्वजनिक करिए। सुप्रीम कोर्ट आ गए, रिजर्व बैंक उसको चैलेंज कर दिया। फॉर्चुनेट बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़क जजमेंट, 50 पेज का बहुत कड़क जजमेंट सुनाया और उसमें बोला कि ये क्या बकवास कर रहे हैं रिजर्व बैंक कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा किसी ने गबन कर लिया और आप कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जनता को नहीं दे सकते, आपको देनी पड़ेगी। और ये जजमेंट अभी आया है, दिसंबर का जजमेंट है। उस जजमेंट के बाद भी जब ये अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे गया, ये अभी जो चल रहा है ये बैड डेट्स और एनपीएस का, हम लोगों ने 2 अलग अलग पिटिशंस, एक हुडको की और एक आईएफसीआई की, बहुत दिन से फाइल करी हुई थी। ये बहुत पुरानी पिटिशंस हैं, 10 साल से ज्यादा। हुडको में भी हमने ये देखा, उस समय अनंत कुमार जो आज भी मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर थे। हुडको की सारे फैसिलिटीज, पैसा, सब कुछ अपने निजी काम के लिए, अपने पॉलिटिकल काम के लिए यूज कर रहे थे। और हुडको ने एक ही दिन 1 घंटे की मीटिंग में 50 प्रपोजल्स 5,000 करोड़ के लोन्स के पास कर दिए। और उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिसमें कि हुडको के चार्टर के हिसाब से वो लोग लोन दे ही नहीं सकते थे। कई ऐसे थे जो कि डिफॉल्टर्स के थे। आईएफसीआई के केस में हम लोगों ने ये देखा कि इन लोगों ने बहुत सारे डिबेंचर्स, शेयर्स, यानी शेयर परचेज करेंगे एक दिन 200 रुपए का किसी प्राइवेट कंपनी का, मार्केट प्राइस उसका 150 रुपए है। पिछले खुद ही अपने परचेज करने पर उसको बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया और उसके बाद वापस 1 हफ्ते बाद 150 रुपए में बेच दिया। यानी कि 50 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया सीधा उस कंपनी को गिफ्ट दे दिया। ये बार बार हम लोग देख रहे थे कि ये हो रहा है। डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसी कंपनियों के जिनका मालूम है कि ये बल्कि सिक कंपनी है, उसके खरीद लिए। तो जब ये हुडको का मामला आया और मैंने ये बोला कि देखिए हुडको में तो फिर उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन कराया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी बहुत कड़क रिपोर्ट दी कि ये सब बिल्कुल
गैर कानूनी तरीके से, बेईमानी से ये सब किया गया है, इसमें कुछ में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कुछ में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तब मैंने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ हुडको की नहीं है, सिर्फ आईएफसीआई की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो सारे पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है। और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, स्टेट बैंक से भी बड़ा। और अगर आप एलआईसी का तो अभी मामला खुला नहीं है पूरा, जिस दिन ये मामला खुलेगा एलआईसी का, तब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा स्कैमस्टर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एलआईसी है, जिसने कि लाखों करोड़ रुपया, क्योंकि हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपया ये लोग इन्वेस्ट करते हैं या लोन्स देते हैं, गबन कर लिया, ऐसे ऐसे कंपनियों को दे दिया, ऐसे डिबेंचर्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। और वहां एलआईसी में ये देखा गया कि उनका एक चेयरमैन जो था, जो कि आज आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हो गए हैं, यानी कि आज सारे इंश्योरेंस कंपनी के रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर बैठे हैं। वो एलआईसी के चेयरमैन थे और उनको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया कि आप खुद ही तय कर लीजिए कि क्या शेयर खरीदना है, कितने का खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है, कितना करना है। मतलब कमाल ही हो गया। और ऐसे ऐसे आर्बिट्ररी डिसीजंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो सब सार्वजनिक होना चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप कम से कम सरकार से और रिजर्व बैंक से ये मंगा लीजिए, इनके बैड डेट्स के आंकड़े, जो लोन्स में डिफॉल्ट्स हुए हैं उनके आंकड़े। उन्होंने बोला ठीक है, हम थोड़े बड़े अमाउंट के मंगाते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा के। हमने बोला ठीक है, चलिए बिगिनिंग में यही मंगा लीजिए। अब वो रिजर्व बैंक ने उनको दिए सील्ड कवर में और ये लिख दिया एफिडेविट में कि भाई ये आंकड़े और ये फैक्ट्स किसी भी हालत में सार्वजनिक मत करिएगा, नहीं तो जनता का कॉन्फिडेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक फैसला हो चुका सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व बैंक के ही तहत, रिजर्व बैंक को आदेश दिया गया है कि आप 100 बिगेस्ट डिफॉल्टर्स का नाम रिवील करिए। आप सारी इंफॉर्मेशन, 9 आरटीआई एप्लीकेशंस थी, 9 की 9 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पब्लिक का पैसा है, आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं? लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ये कहता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन जनता को मत पता होने दीजिए, नहीं तो जनता का कॉन्फिडेंस पूरे बैंक से खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक और ये जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ये मिलकर लाखों करोड़ रुपया लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। लूट कर विजय माल्या, एसआर, अडानी, अंबानी और भूषण स्टील, इस तरह की कंपनियों को देते चले जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई जनता को मत पता लगने दीजिए, नहीं तो बड़ा गजब हो जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा। हम लोगों ने वो चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को भी लिखी, रिजर्व बैंक को भी लिखी, कोई जवाब नहीं। रिमाइंडर भेजा आरबीआई के चेयरमैन को कि भाई हमने आपको चिट्ठी लिखी थी, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत सारे सुझाव लिखे थे, आप बताइए, आप कोई हमको टाइम दे दीजिए, हम आपसे आकर सुझाव बताना चाहते हैं कैसे इसको ठीक किया जाए। कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर ये मामला पेंडिंग है, देखिए अब क्या होता है। आई होप कि अब की बार सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सतर्क होगा, सरकार
कि झांसे में नहीं आएगा, जैसे पिछली बार आ गया। पिछली बार तो सरकार ने झांसा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को यह बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम पूरी हमारे कंट्रोल में है। आज तो ये बात नहीं कह पा रहे, आज तो बस ये कह रहे हैं जनता को मत बताइएगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या इसके क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? मैंने कई सारे तो बता दिए। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट इवैल्यूएशन ठीक से नहीं होता, प्रमोटर्स का इवैल्यूएशन ठीक से नहीं होता, वो कितने क्रेडिट वर्दी हैं प्रमोटर्स, उनके दूसरे कंपनियों में क्या हुआ है, कोई डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका इवैल्यूएशन नहीं होता। वो होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए। एक अथॉरिटी बननी चाहिए कम से कम बड़े लोन्स के इवैल्यूएशन करने के लिए। दूसरा, ये जो फोरम शॉपिंग होती है कि एक बैंक में गए, फिर दूसरे बैंक में, फिर तीसरे बैंक में, जो भी पकड़ में आ गया, जिसने घूस ले ली या जिसने बिल्कुल अनदेखा करके लोन दे दिया, उससे लोन ले लिया, ये सब बंद होना चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटी, कि आप जब लोन देते हैं तो सिक्योरिटी क्या लेते हैं। कई बार हम लोगों ने ये देखा कि किसी ने बोला कि जी हम ये जमीन गिरवी रख देते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसने लिए 40,000 रुपए एकड़ और उसको लिख दिया 40 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, उसका वैल्यूएशन करके गिरवी रख दिया। अब कोई उसको इवैल्यूएट नहीं करता कि भाई वह बोल दिया बस हाँ हाँ ठीक है जी, इसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 40 लाख के हिसाब से 400 करोड़ की हो गई, ठीक है, काफी सिक्योरिटी है। जबकि कोई अगर उसका इवैल्यूएशन करे तो पता लगे कि भाई सिक्योरिटी कितनी है। उसी तरह से पर्सनल गारंटी, आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो कम से कम उस कंपनी के प्रमोटर की तो पर्सनल गारंटी लीजिए। जो उसके मेन प्रमोटर्स हैं, ये ठीक है कि बाकी सब डायरेक्टर्स की आप नहीं ले सकते, बाकी सब डायरेक्टर्स को आप पर्सनली लायबल, बट कम से कम प्रमोटर्स की तो कुछ तो पर्सनल गारंटी लीजिए। मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर्सनल गारंटी। और खास कर ये होना चाहिए कि अगर ये पता लगा कि आपने पैसा इस कंपनी से साइफन आउट किया है, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग या किसी भी और तरीके से फाइनेंशियल मैनिपुलेशन से, तब तो आपका सारा एसेट कुड़क कर लिया जाएगा, सारा पर्सनल एसेट आपका ले लिया जाएगा। और अगर आपके एसेट में से आपने साइफन आउट करके अपने बच्चों को, बीबी को और किसी दोस्तों को पैसा दिया है तो उनका भी सारा एसेट कुड़क कर लिया जाएगा। फिर करप्शन का सवाल आता है। बहुत सारे केसेस में करप्शन की वजह से, कुछ केसेस में पॉलिटिशियंस के दबाव की वजह से लोन दे देते हैं। अभी जैसे वो अडानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्री कर लिया था, एमओयू साइन कर दिया अडानी के साथ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई पोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए 6000 करोड़ का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी को दे देगा। और मोदी जी खुद गए थे उस एग्रीमेंट को करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया। अडानी को भी अपने हवाई जहाज में और स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी अपने हवाई जहाज में लेकर गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर साइन करवाया ये एमओयू। और तब जबकि कम से कम 10 ऑस्ट्रेलिया के बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई इस प्रोजेक्ट को हम नहीं दे सकते पैसा, कई वजह से नहीं दे सकते। इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। टेक ऑफ भी कर लिया तो इसमें पैसा इतना नहीं जनरेट होगा कि ये पैसा उसका वापस कर पाए। लेकिन फिर भी दबाव डालकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डालकर उनसे एमओयू साइन करवा दिया। आखिर में यही हुआ कि उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको नहीं मिला और फिर खैर स्टेट बैंक ने उसके बाद अभी तक लोन भी नहीं दिया।
उसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज तो लोन दे दिया गया होता। तो कई बार पॉलिटिशियंस दबाव डालते हैं, जो मंत्री होता है या जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो, उनके दबाव में दे देते हैं, कई बार घूस लेकर दे देते हैं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। एक बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत जो भी हमारी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। अभी सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला, देखिए सीबीआई को अभी भी सरकार के कंट्रोल में रखा है, अपने कब्जे में। बार बार ये बात हो चुकी है कि भाई सीबीआई जो भी मेन एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको सरकार के कब्जे से फ्री किया जाए, क्योंकि उनको सरकार का ही करप्शन इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आप उनको सरकार के कब्जे में रखेंगे तो वो ईमानदारी से सरकार का करप्शन नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी हालत में सीबीआई का कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी सीबीआई के डायरेक्टर ने यह बयान दिया कि भाई हमारे यहां 400 से ज्यादा पोस्ट्स खाली हैं। एक तरफ हमारा काम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास और केस हाई कोर्ट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो पोस्ट जितनी है भी उनको बढ़ाने के बजाय उनको कम किया जा रहा है, वैकेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं। अब वो कैसे करेंगे काम, कैसे इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे? अगर करना भी चाहें तो जब उनके पास लोग ही नहीं है। और यही फॉर्मूला मोदी जी ने लोकपाल लोकायुक्त के लिए लगाया है। लोकपाल, गुजरात में लोकायुक्त कानून होने के बावजूद 12 साल तक बनने नहीं दिया, आज तक भी नहीं बन पाया। केंद्र का लोकपाल 2.5 साल कानून का हो गया, आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी गई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दूसरा अहम इंस्टीट्यूशन है, उसको सीबीआई के ऊपर सुपरविजन का पावर दिया गया है। ये दूसरी बात है कि वो सुपरविजन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन पावर दी गई है। विसल ब्लोअर के लिए नोडल अथॉरिटी सीवीसी को बनाया गया है। दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर हुई है, लेकिन सीवीसी को भी खत्म करने का पूरी कोशिश करी जा रही है। पहले तो 3 में से 2 पोस्ट 1 साल से ज्यादा खाली रखी गई। जब सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा तो 2 पोस्ट भर तो दी गई, लेकिन बिल्कुल दोनों करप्ट लोगों को अपॉइंट कर दिया गया, जिनका अपॉइंटमेंट हम लोगों को चैलेंज करना पड़ा, और वो चैलेंज आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अब ये आरटीआई को भी खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 5 पोस्ट खाली रखी गई, यानी कि आधी पोस्ट खाली रखी गई। हम लोग कहते रहे, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी, हाईकोर्ट से आदेश करवा लिया कि भरो, तुरंत भरो, फिर भी 2 साल तक नहीं भरी। आखिर में हाई कोर्ट से फिर से ऑर्डर कराया, फिर सुप्रीम कोर्ट ये लोग आए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब इन्होंने भरी हैं जाकर। और कैसे लोगों को अपॉइंट किया? यूजुअली वही ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में ज्यादातर पोस्ट खाली पड़ी हैं, ज्यादातर स्टेट्स में पोस्ट खाली पड़ी हैं, और जहां जहां भरी भी जा रही हैं तो बिल्कुल ज्यादातर कमजोर लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, बिल्कुल लचर लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है हमारी करप्शन की। इतना बड़ा आंदोलन देश में छिड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी ये हालत हो गई है। केंद्र सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि भाई कोई बड़ा भ्रष्टाचार हमारे कार्यकाल में तो अभी नहीं उजागर हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में भी 5 साल बाद उजागर हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स।
2004 से उनकी सरकार थी, 2009 में उजागर हुआ था जब CAG वगैरह की रिपोर्ट आने लगी थी। लेकिन जिस तरीके से सारे एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा और क्या होने वाला। ये तो अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट अभी भी काफी हद तक ज्यादातर स्वतंत्र है और काफी हद तक रोबस्ट भी है, जिसकी वजह से अभी भी कुछ बचा हुआ। फिर पारदर्शिता का सवाल है। सबसे बड़ा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो वो होता है पारदर्शिता। अगर जनता को पता लगता रहे कि भाई क्या हो रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है, किन टर्म्स पर लोन दिया जा रहा है, कैसे उसका क्रेडिट इवैल्यूएशन किया गया, किस आधार पर उसका क्रेडिट इवैल्यूएशन करके उनको लोन दिया गया, बहुत सारा भ्रष्टाचार अपने आप ही रुक जाएगा। और यही मांग हम लोगों ने करी थी। लेकिन इसको तो ये मानना तो छोड़ दीजिए, रिजर्व बैंक और सरकार और बैंक ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आपको, जनता को ये भी नहीं बताएंगे कि कौन लोग आपका पैसा लेकर भाग गए, जनता का पैसा लेकर भाग गए, ये भी नहीं बताएंगे। और रिजर्व बैंक का अनफॉर्चुनेटली, चाहे इस समय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, मैं उनको अच्छा आदमी, अभी भी आज भी मैं मानता हूं कि वो बेसिकली एक डिसेंट आदमी है, राजन साहब, रघुराम राजन। लेकिन इसमें कैसे उन्होंने ये एफिडेविट पास कर दिया, जिस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व बैंक ने ये कह दिया कि भाई जनता को किसी हालत में ये मत बताइए कि 500 करोड़ से ज्यादा लेकर कौन लोग भाग गए। मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ ये बात देखकर कि कैसे उनके वॉच में ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। क्रोनी कैपिटलिज्म का आज ये आलम हो गया है। असल में ये एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनने दिए जा रहे? एक तो खैर पॉलिटिकल प्रेशर है, दूसरा ये क्रोनी कैपिटलिस्ट का प्रेशर है। अगर आप राडिया टेप्स को सुन लें, उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लें, या फिर एसआर के जो ईमेल्स जो हम लोगों ने एक दूसरे केस में फाइल किए हैं, एक विसल ब्लोअर ने एसआर के सारे इंटरनल कॉर्पोरेट ईमेल्स निकालकर मुझे दे दिए और मैंने उस पर एक और पीआईएल फाइल करी है। अगर वो आप ईमेल्स ही देख लें और ये राडिया टेप्स पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनकी कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। सारे इंस्टीट्यूशंस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, सारे इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट कर दिया है। जुडिशरी बस थोड़े हद तक बची हुई है। बाकी तो वे कहते हैं कि कांग्रेस, उसमें रंजन भट्टाचार्य राडिया टेप्स में कह रहे हैं उससे, राडिया से, कि अभी कल मुकेश अंबानी मुझसे मिले थे और वो कह रहे थे भाई कांग्रेस तो अपनी दुकान है, इसमें भाजपा भी उनकी दुकान है। मतलब दुकान तो सारी ही हैं ये मेन एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इस वजह से वो कांग्रेस का कह रहे थे। आज अगर उनसे कोई बात करे तो शायद कुछ और बात बोलेंगे। यानी कि इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार के कई परिणाम होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो रुपया डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो रुपया जो है इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो करप्ट कॉरपोरेशंस हैं और जो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनकी जेब में चला जाता है। दूसरा परिणाम ये होता है, जो कि उससे ज्यादा खतरनाक, कि उसकी वजह से आप कई बार बिल्कुल जनहित के खिलाफ पॉलिसीज बना देते हैं। सरकार जो है वो पॉलिसी बना देती है कि भाई ये
बड़े बड़े बांध ही बनाते रहो, बड़े बड़े बांध से ही इरिगेशन करते रहो। लोग कहते हैं कि ये गुजरात में सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि सरदार सरोवर देखिए, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। हमने पूरे गुजरात को पानी पानी पहुंचा दिया सरदार सरोवर से। अभी अभी ये सूखे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि गुजरात ने सूखा क्यों नहीं डिक्लेयर किया। वो कहते हैं कि हमारा तो बड़ा बढ़िया इरिगेशन है, हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, सारी जगह पानी पानी है, बारिश हो ना हो सब जगह पानी पहुंचता है। हमने बोला कि अच्छा बताइए जरा कहाँ कहाँ पानी पहुंचता है, कितने एरिया में पानी पहुंचता है। तो सरदार सरोवर बांध का उन्होंने लिखा पोटेंशियल इरिगेशन 18 लाख हेक्टेयर्स, नीचे छोटा छोटा लिखा एक्चुअल इरिगेशन अचीव्ड 1.5 लाख हेक्टेयर्स, यानी कि 10% से भी कम। पिछले 50 साल में गुजरात ने 75,000 करोड़ इस एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में खर्च कर दिए हैं। ये पिछले 50 साल के गुजरात के टोटल इरिगेशन बजट से ज्यादा है। सारा पैसा 50 साल का आपने एक प्रोजेक्ट में लगा दिया और वो प्रोजेक्ट आज आपको डिलीवर कर रहा है जो आपने प्रोजेक्ट किया था उससे 10% से भी कम, और जितना गुजरात का इरिगेबल एरिया है उसका 1%। और आप कहते हैं कि ये लाइफलाइन है गुजरात का। क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिया जाता है जिसकी इनफैक्ट ये कर्ज है गुजरात का। सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से गुजरात में इरिगेशन नहीं हो पाया। अगर इसका 25% पैसा भी माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगाया जाता तो हर 1 इंच गुजरात की जमीन में आज इरिगेशन हो जाता, और आज नहीं 40 साल पहले हो जाता। तो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स को चलाया जाता है? हाँ, सारी जगह यही है। मैं तो ये एक उदाहरण दे रहा था कि करप्शन का एक सबसे मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं डाइवर्ट होता, आप पॉलिसीज ऐसे बना लेते हैं जो कि बिल्कुल जनहित के खिलाफ होते हैं, जिससे तरह तरह के और नुकसान होने वाले होते हैं। और फाइनली उससे एक ऐसा भ्रष्ट माफिया देश में पैदा हो जाता है, जैसे ये कंपनियां हैं एसआर या रिलायंस, जो कि इतनी ताकतवर हो जाती हैं। अगर आप एसआर के ईमेल्स पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब जगह जो आज के राष्ट्रपति जी हैं वहां से लेकर प्रधानमंत्री, ये वो सब कुछ उनके कंट्रोल में था। और वो कह रहे हैं उसमें ईमेल में साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इस तरह से हम लोग तो सारा एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है इस तरह के भ्रष्टाचार से, और इस वजह से ये भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अब सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? सॉल्यूशंस देखिए, जैसे मैंने बोला सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है पारदर्शिता। सब चीज पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। ये कहना कि भाई उसके प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा, अरे भाई पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा अगर तुम ले रहे हो तो ये तुम नहीं कह सकते कि भाई जनता को नहीं पता होना चाहिए कि भाई तुमने पैसा ले लिया है, तुमने लोन ले लिया है, किस टर्म्स पर लोन लिया है, कैसे आपका इवैल्यूएशन किया गया, सब कुछ जनता को पता होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और अगर आप पैसा लेकर भाग गए हैं, वापस नहीं किया है, तब तो कोई सवाल ही नहीं है। कैसे कोई जना ये कह सकता है कि भाई हमने जनता का 5,000 करोड़ रुपया ले लिया और हम रुपया लेकर भाग गए, हमने वापस नहीं किया, फिर भी ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, जनता को नहीं पता होना चाहिए। दूसरा, क्रेडिट इवैल्यूएशन अथॉरिटी जो मैंने बोला, व्हाइट पेपर सरकार इस पर जारी करे।
जो डिफॉल्टिंग कंपनीज को फिर से लोन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, किन सर्कमस्टांसेस में दिया जाना चाहिए, इसके नॉर्म्स थोड़े फिर से और टाइटन होने चाहिए। प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी ली जानी चाहिए। प्रॉपर सिक्योरिटी का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। सारे एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म होना चाहिए। इन सारे बैंक्स का सीएजी ऑडिट होना चाहिए। और ये आज कहा जा रहा है कि भाई इनको प्राइवेटाइज कर दो, इन बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। आईडीबीआई को सरकार कह रही है, शायद जेटली जी ने अब की बार अपने फाइनेंस बिल के भाषण में ये बोल दिया कि भाई हम तो आईडीबीआई को प्राइवेटाइज कर देंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई क्योंकि हमने इन इंस्टीट्यूशंस को खराब कर दिया, भ्रष्टाचार के कारण उनके ऊपर दबाव डाल डालकर, उन पर ठीक से निगरानी ना रखकर, और हमने इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को खराब कर दिया और अब प्राइवेटाइज कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस, जिनका सरकार का जो काम है उससे कोई लेना देना ना हो। लेकिन बैंक्स को ये नहीं कहा जा सकता कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बैंक्स तो कि आज एग्रीकल्चरिस्ट को लोन्स की जरूरत है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो सूखा वाला जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है, उसमें एक ये भी सवाल था कि रिजर्व बैंक ने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में एग्रीकल्चरल लोन्स, जो क्रॉप लोन्स वगैरह दिए गए हैं, उसको रिस्ट्रक्चर करने के बारे में, उन लोगों को जो लोग पैसा नहीं दे पाए हैं उनको फिर से क्रेडिट देने के बारे में कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। वो नॉर्म्स अच्छे हैं बाय एंड लार्ज। उसको बिल्कुल मैंडेटरी बना देना चाहिए, उसको बिल्कुल कार्यान्वित होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वो एग्रीकल्चरिस्ट जब लोन लेता है उसका तो आप तुरंत जमीन कुड़क करके बेच देते हैं और ये बड़े बड़े लोगों को आप छोड़ देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक रोल प्ले कर रहे हैं और करना चाहिए। आज तो खैर एग्रीकल्चरल लोन सिर्फ 5% हैं सारे लोन्स के, कायदे से तो ज्यादा होने चाहिए। 50% इस देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कम से कम 20-25% तो सारे लोन्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना ही चाहिए। तो इसलिए प्राइवेटाइज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको इन सब बैंक्स को ठीक करना पड़ेगा, ठीक से चलाना पड़ेगा। अब उसके लिए तरीका यह है कि आप एक तरफ इनके अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम और ठोस करिए, जो इसका अपॉइंटमेंट्स का जो सिस्टम है उसको और पारदर्शी बनाइए, जिससे कि लोगों को पता तो लगे कि आप किस आधार पर कैसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं इन बैंक्स के लिए। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोर्ड है जो सिलेक्शन वगैरह करता है, इसको और पारदर्शिता से काम करना चाहिए और सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। इनकी ऑटोनॉमी थोड़ी और बढ़ सकती है। ये सब एक्चुअली इश्यूज जो हैं कि इनका मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या उसमें मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करे जा सकते हैं, इस पर एक प्रॉपर स्टडी होकर और वो जिस तरह से भी जो भी सिस्टम्स बनाए जा सकें इनकी इंटरनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो सब होना चाहिए। इनकी अकाउंटेबिलिटी का ठोस तरीका होना चाहिए, इनका सीएजी ऑडिट होना चाहिए। आरबीआई को, रिजर्व बैंक को और कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अभी तो रिजर्व बैंक ये कहने लगा है कि भाई हमसे ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि भाई कितने डिफॉल्ट्स बैंक्स में हो गए। अब बैंक से कह रहा है कि जी आप तो अब हमको ये इंफॉर्मेशन ही मत दीजिए जिससे कि हमसे ना मांगा जा सके। मतलब ये कोई तरीका है? रिजर्व बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको अपना रेगुलेटरी रोल अदा करना है। विलफुल डिफॉल्टर्स
इसके लिए और क्या किया जा सकता है, वो भी थोड़ा और सोचना पड़ेगा। एक तो खैर जो सजेस्ट किया गया है कि भाई उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए, लेकिन ये सब देखिए, ये सब कार्यान्वित तभी होगा अगर आपकी प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। अगर आप सीबीआई को प्रॉपरली इंडिपेंडेंट करके एम्पावर करते हैं तब ये हो सकता है। तो हमको अपनी वो इंस्टीट्यूशंस जो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स के नॉर्म्स को और फर्दर टाइटन करने की जरूरत है, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो कि अगर एक माल्या की कंपनी ने विलफुल डिफॉल्ट कर दिया तो उसकी कोई भी ग्रुप कंपनी या कोई भी कंपनी जो वो खुद प्रमोट कर रहा है उसमें कोई लोन देने का सवाल नहीं उठना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो होने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें करवाने के लिए बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, वो तो सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले में। लेकिन जनरल जनता को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ इस मामले में जादू कर देगा। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि भाई हम तो कोई एक्सपर्ट बॉडी है नहीं, वो तो फिर से सरकार को बोलेंगे कि भाई सरकार कोई कमेटी बनाए, कोई देखे। सरकार फिर से ये बोल देगी कि नहीं जी हमने तो सब देख लिया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इसलिए जब तक जनता का दबाव नहीं पड़ता तब तक ये सारे रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है और मैं थैंकफुल हूँ कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने गोष्ठी ऑर्गेनाइज करी और मुझे ये मौका दिया आपसे इसके बारे में चर्चा करने का। थैंक यू।